Hey guys, welcome back to my channel. I am your friend, your teacher निशा शर्मा. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड. सो गाइज एनसीईआरटी सीरीज़ में ज्योग्राफी चल रही है हमारी 6th क्लास की और इसमें हम लेसन 5 पे पहुंच चुके हैं. इससे पहले हम 4 लेसन्स जो है ज्योग्राफी के डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर बेसिक अर्थ के बारे में था, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में था, देन ग्लोब के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैप्स के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 5. और एनसीईआरटी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी से लेके कोई भी सिंपल एग्जाम तक. और ये बहुत अच्छा बेस बनाती है एसएसटी वाले स्टूडेंट्स का तो खासकर. तो आज का टॉपिक है पृथ्वी के परिमंडल. बाइलिंगुअल होगा मेरा कंटेंट, तो डोंट वरी कि हिंदी में है. मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, ठीक है. तो आज का कंटेंट है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. तो सबसे पहले ये लेसन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी लेसन्स बहुत छोटे थे तो उनकी कंपैरिजन में लेसन थोड़ा सा बड़ा है, तो वीडियो लंबी हो सकती है बट एग्जाम ओरिएंटेड होगी, ठीक है. तो पृथ्वी के परिमंडल, इसमें हम बात कर लेते हैं डोमेन्स ऑफ अर्थ की. अर्थ के कौन कौन से डोमेन्स हैं. अब आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो है 4 मंडल हैं बेसिकली, मतलब वैसे फेमस तो 3 ही हैं, चौथा बताऊंगी क्या है. सबसे पहले है भूमंडल, ठीक है. सबसे पहले क्या है? भूमंडल, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं भूमंडल को. दूसरा होता है वायुमंडल, ठीक है. दूसरा वायुमंडल जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तीसरा होता है जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं. और ये जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मीन्स जो ये जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल या भूमंडल होते हैं, इन तीनों से ही मिलके एक बनता है बायोमंडल, जिसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं. जैवमंडल जिसमें जीव जंतु रहते हैं, मतलब जिसमें जीवन संभव होता है. तो जो जैवमंडल बनता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना वो तीनों से मिलके बनता है. भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल. भूमंडल मतलब स्थल मंडल भी आप उसको कह सकते हो. लिथोस्फेयर, लिथो मतलब लिथ, चट्टान, पत्थर वगैरह होते हैं ना, तो पृथ्वी का जो भूभाग होता है, जो खंड होता है, उसको हम भूमंडल कहते हैं. फिर जो आपको पता है जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, वो वायुमंडल कहलाता है. और एक होता है जलमंडल, और इन तीनों का जो मिक्सचर होता है जिसमें हम रहते हैं, डेट इज़ जैवमंडल, बायोस्फेयर. तो इस लेसन में हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ओपनिंग में इन्होंने यही बताया है कि पृथ्वी के क्या क्या परिमंडल होते हैं. पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है. सबको पता है भाई, मानव जीवित रहता है क्योंकि जीवन जीने के लिए हर एसेंशियल, हर इंपॉर्टेंट थिंग जो है अर्थ के ऊपर है. तो पृथ्वी की सतह ऐसी होती है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिल जाते हैं. तो पर्यावरण में सबसे जो ठोस भाग होता है, तो ध्यान रखना जो सबसे ठोस भाग होता है जहाँ पर पत्थर, चट्टान वगैरह होती हैं, तो उसको हम भूमंडल या स्थल मंडल या इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर. गॉट इट. फिर गैस की जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, मीन्स पृथ्वी का जो हमारा ऐसे जो चारों ओर वाला एनवायरनमेंट होता है, वो क्या कहलाता है बच्चे? वायुमंडल कहलाता है, ठीक है. वो क्या कहलाता है? वायुमंडल जो है कहलाता है. और तीसरा पार्ट होता है जो वायुमंडल होता है, वहाँ पर आपको पता गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आयन, निर्गोन, मतलब सिंपल जो गैसेस होते हैं सारी, वो उसके अंदर पाई जाती हैं. एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है. फिर स्थलमंडल की यदि हम बात करें तो जलमंडल में आपको पता जल, महासागर, महाद्वीप, नदियाँ, जलवाष्प, ये सब किस में होते हैं? जलमंडल के अंदर होते हैं. और इन तीनों के साथ जहाँ पर जीवन पाया जाता है वहाँ पर जीवमंडल, ठीक है. तो पृथ्वी के डोमेन्स 3 हैं बेसिकली, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो होता है वाटर, लिथो होता है पत्थर मतलब स्थल, और एटमॉस होता है आपको पता है पर्यावरण मीन्स वायुमंडल. और बायो जहाँ पर आ जाता है, बायो इज़ अ रूट वर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स. तो कहते हैं ना बायोग्राफी, बायो लिटरेरी, तो बायो इज़ अ रूट फॉर ह्यूमन्स, तो ह्यूमंस के लिए रूट होता है ये जीवमंडल. अब यहाँ से एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए. ये जो वर्ड है, इनके जो रूट्स हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से निकली हैं. जो तो लिथोस्फेयर है वो लिथोस से निकला है, जो वायुमंडल है वो एटमॉस से निकला है, और जो हाइड्रोस्फेयर है वो हाइडर से निकला है. तो ध्यान रखना ये रूट वर्ड आपसे एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं कि जो पृथ्वी के डोमेन्स हैं वो किस किस लैंग्वेज से निकले हैं. तो ग्रीक लैंग्वेज से लिखना है. लिथोस्फेयर का रूट है लिथोस, एटमॉस्फेयर का एटमॉस, और हाइड्रोस्फेयर का हाउडर, ठीक है. तो ये तीनों आपको बेसिकली याद रखने हैं. लिथोस का मतलब होता है पत्थर, एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, और हाउडर का मतलब होता है जल. गॉट इट. तो फर्स्ट पेज पे यही बताया गया है. अब इनको अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं कि भूमंडल में क्या होता है, जलमंडल में क्या होता है और स्थलमंडल में क्या होता है. तो सबसे पहले चलते हैं भूमंडल की.
अब पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी का एकदम कठोर ठोस भाग होता है भूमंडल, या इसमें भूपर्पटी की चट्टान, मिट्टी की परतें, आपको पता है इसके अंदर जो भूमंडल है ये मिट्टी मिट्टी होती है, मतलब जिस पर हम रहते हैं, जो हमारी धरती माता होती है, वही तो है भूमंडल। ठीक है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, भूभागों और महाद्वीप के नाम से, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसन के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरी पृथ्वी है ना, इसका जो भूमंडल है दो भागों में बटा हुआ। एक तरफ तो ब्लू है 70% या 71%, जो नीला नीला भाग है वो जल से घिरा हुआ। पृथ्वी का 29% भाग ही बेसिकली यदि मैं कहूँ उसमें स्थल है, मतलब 29% भाग में ही भूमि है, बाकी 71% तो पृथ्वी का जल ही जल है। आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे महासागर महाद्वीपों से ही भरी है हमारी पृथ्वी। ठीक है। समुद्री जल का तल किसी भी जगह का समान होता है, तो समुद्र तल की ऊंचाई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्वेश्चन आता है हमेशा कि जो हम ऊंचाई मेजरमेंट करते हैं किसी भी जगह की, तो हम कहाँ से करते हैं, तो वो समुद्र तल से करते हैं। क्यों है इसके पीछे मैं रीज़न बताती हूँ। आपने कभी रेलवे स्टेशन पे आप गए हों, तो स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था, बट मैं हर रेलवे स्टेशन पे एक ब्लू नहीं येलो कलर का ऐसे बोर्ड लगा होता है, आपने कभी ध्यान दिया हो, येलो कलर का ऐसे ऊंचा सा बोर्ड लगा होगा, और उसके उस पर लिखा होता है समुद्र तल से गहराई इतने मीटर, ऐसे लिखा होता ना कि समुद्र तल से गहराई इतने मीटर। अब जो पृथ्वी है हमारी वो उबड़ खाबड़ है, मतलब वो इक्वल तो नहीं है ना बेस, कि हम यहाँ से हाइट मापे, क्या पता यहाँ ऊंची है यहाँ नीची है। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि जो समुंदर होता है उसके नीचे जो तलहटी होती है उसको यहाँ पर उसको शून्य मानते हैं, मतलब समुद्र के नीचे की जो हाइट होती है उसको यहाँ जीरो मान लेते हैं भाई, क्योंकि समुद्र से नीचे तो कुछ होगा ही नहीं ना, पाताल लाइक कुछ भी, ये तो सरफेस इक्वल है ना। अब धरती का तो यहाँ ऊंचा हो सकता है, यहाँ नीचा हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट समुद्र तल का तो इक्वल होगा ना, इसलिए इसको ज़ीरो मानते हैं। और ज़ीरो मानते हैं तो इसी से हम हाइट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, यदि हम स्थल की ऊंचाई मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, समुद्र तल से मापा जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल की तलहटी इक्वल मानी जाती है, सरफेस मानी जाती है, और ठीक है इक्वल मानी जाती है, सरफेस मानी जाती है, इसीलिए वहाँ से जो है हम गहराई को मेजरमेंट करते हैं। अब ये कंटेंट थोड़ा बाद में बताती हूँ, रुको। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग या सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी अर्थ है, अर्थ में ये सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, ये सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, इसको हम सागर माथा बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। वैसे तो माउंट एवरेस्ट 8,850 है। ठीक है। प्रेजेंटली 2 मीटर बढ़ चुका है, बट एनसीईआरटी में आज भी 8,848 ही है। बट 50 ऑप्शन में आ जाए तो इसका मतलब वो आपसे करंट पूछना चाहता, तो आप करंट पे टिक करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,850 है। तो अर्थ पे तो सबसे ऊंचा पार्ट यही है, लेकिन अर्थ के नीचे समुद्र है, आपको पता महासागर है। तो एक महासागर है पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में एक पूरा गर्त है, गड्ढा है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा कौन सा, मेरियाना गर्त। इसकी हाइट 11,000 है। कहने का मतलब सिंपल सोचो, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है ना, तो ये इससे भी कितना 3,000 मीटर नीचा है, मतलब वो तो 8,848 है ना। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा है। सोचो समुद्र कितने गहरे होते हैं, आप सोच के देखो कि उसमें माउंट एवरेस्ट जितना पर्वत, उससे ज़्यादा पर्वत उसके नीचे तक है। तो तभी तो मैं मतलब मुझे बहुत यूनिक सी फीलिंग आती है जब मैं ऐसी ऐसी ज्योग्राफी पढ़ती हूँ। सीरियसली ज्योग्राफी कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टाइटैनिक देखो कैसे डूब गया, सही में डूब गया होगा, क्योंकि भाई यूनिक है। देखो समुद्र कितने गहरे होते हैं, तो आप इमेजिन कर लो। अब देखो ये अर्थ है, ये माउंट एवरेस्ट है, और समुद्र के नीचे से भी गहरा गड्ढा है। तो यहाँ से आपको ये बेसिक क्वेश्चन याद रखना है। अब आ जाते हैं पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं और कितना वो है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी आपको। अरे घूम जा, हाँ ठीक है, ये घूम जा, स्टैटिक करना पड़ेगा इसको एक बार। हाँ ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं आपको करवा रही हूँ। हाँ यहाँ एक मैप है, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया होगा भाई, कोई बात नहीं, समझ लियो। ठीक है। ये पूरा आपको पता है वर्ल्ड का मैप है।
अब इसमें ना पूरे कॉन्टिनेंट और अपने जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं वो इसके अंदर ओशियंस और कॉन्टिनेंट जो है गिवन हुए। कॉन्टिनेंट बोलते हैं महाद्वीपों को, ओशियंस बोलते हैं महासागर को। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं। गाइज ये जो मैप है ना, ये वाली वीडियो है ना, मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मेरी ज्योग्राफी की सबसे अच्छी वीडियो है वो, जो मुझे लगती है। तो आप इस लेक्चर के बाद ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोल के ये दुनिया के महाद्वीप महासागर वाली वीडियो मेरी बोर्ड वाली जरूर देखना। मैंने इसमें आपको लाइफ के कम से कम भी 50 से 60 क्वेश्चन 10 या 15 मिनट में याद करवा रखे हैं, जिसमें महासागर, महाद्वीप, बड़ा पर्वत, छोटा पर्वत, बड़ी पर्वतमाला श्रृंखला। अब इस लेसन में तो हम वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के लेसन में है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो मुझे देना नहीं आता, कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगी, बट वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उससे आपके ज्योग्राफी के सारे कंटेंट इस लेसन से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। बट इन शॉर्ट मैं यहाँ बता देती हूँ, वहाँ पर पूरा डिटेल में ये मैप समझा रखा है मैंने। अब देखो महाद्वीप कितने हैं, 7। महाद्वीप कितने हैं, 7। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये उत्तरी अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। फिर ये है यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप। फिर सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप है। ये अफ्रीका जो बिल्कुल देखो इक्वेटर के बीचों बीच है, तो 0 डिग्री को बीचों बीच। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे खास बात देखो, कर्क रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी जाती है। क्वेश्चन आता है कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं जाती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप है। तो उस वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन बहुत डिटेल से करवा रखा है। यहाँ वो करवाने लगी तो वो 30 से 40 मिनट की वीडियो, फिर ये लेसन अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इतना डिटेल आप उसमें देखना, इसमें तो मैं सरफेस लेवल पे चीज़ें समझा देती हूँ आपको, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप है। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो सबसे छोटा अपना जो है महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो 7 हो गए भाई। कौन कौन से, देखो सबसे पहले उत्तर अमेरिका 1, दक्षिण अमेरिका 2, यूरोप 3, एशिया 4, अफ्रीका 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और ये सबसे ऊपर है अंटार्कटिका 7, ठीक है। तो 7 महाद्वीप अपने टोटल हैं अपने इसके अंदर। सॉरी, अंटार्कटिका सबसे नीचे है, ऊपर गलती से बोल गया था। तो 7 महाद्वीप हैं टोटल। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ध्यान से देखो, सफ़ेद है ना ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बर्फ़ की एक चादर पूरी ढकी हुई है। यहाँ पर पूरी बर्फ़ की एक चादर ढकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च सेंटर है, यहाँ कोई जनजीवन नहीं है अंटार्कटिका पे, ठीक है। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ग्रेट डिवाइडर रेंज इसकी जो है पर्वत श्रृंखला है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, और ये देखो अपना इंडिया बेचारा छोटा क्यूट सा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, इसमें एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया। एशिया और यूरोप को जो अलग करता है वो यूराल पर्वत श्रृंखला है, मीन्स एशिया और यूरोप को अलग करने वाली यूराल पर्वत श्रृंखला है। फिर ये उत्तर अमेरिका जो है अपना और दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और उत्तर अमेरिका का पर्वत है रॉकी और दक्षिण अमेरिका का पर्वत है एंडीज़। ये अपने आप को रॉक स्टार कहते हैं, तो भाई दक्षिण अमेरिका वाले भी एंडी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझा रखी हैं, क्लियर। तो ये हैं आपको सारा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल है दुनिया का जो अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। इंडिया के बीचों बीच से देखो, ये इंडिया के बीचों बीच से जा रही है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो इंडिया के बीचों बीच से जा रही है। और 5 महाद्वीप यहाँ पर कौन कौन सी हैं, मतलब 7 महाद्वीप कौन से, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब बात आती है 5 ओशियंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो, क्योंकि ये अर्थ गोल है ना, ये गोल, तो ये यूं करके आ रखा है, तो इधर भी हो गया इधर भी हो गया, क्योंकि ये मुड़ जाता है ना, ये तो मैप बना रखा है। मैंने आपको समझाया था ग्लोब गोल है, मैप सरफेस है, मतलब सिंपल्स है। तो प्रशांत महासागर है। फिर अटलांटिक, ये जो यहाँ बीच में आ जाता है एस की शेप वाला अटलांटिक, जो विश्व का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, अटलांटिक महासागर। फिर अपना हिंद महासागर जो इंडिया के नीचे है, डेट इज़ हिंद महासागर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली रूप से जो माना जाता है। फिर है आपका आर्कटिक महासागर जो ऊपर है, आर्कटिक महासागर। और फिर है दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो 5 कौन से हो गए ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अब हम इनको डिटेल से जो है पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में, बट इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इसने बता रखा है कि एवरेस्ट पर कौन सबसे पहले गया, कौन सबसे बाद में गया। तो ये चीज़ें जो माउंट एवरेस्ट वाली चीज़ें हैं ये इसमें बता रखी हैं। तो देख लीजिए एवरेस्ट का, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा। न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी और भारत के था तेंजिंग नोर्गे शेरपा, शेरपा ही बोल देते हैं। 29 मई 1953 को
सबसे पहली बार जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, इस पे सबसे पहले बंदा चढ़ा था न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और भारत का तेंजिंग शेरपा, दोनों एक साथ गए थे 29 मई 1953 को। ठीक है, तो याद रखना माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय है तेंजिंग शेरपा और न्यूजीलैंड का था एडमंड हिलेरी। फिर पहली महिला बनी थी जापान की जुंको तोबई। ठीक है, जापान की जुंको तोबई पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और भारत की पहली महिला बनी थी बछेंद्री पाल जो 29 मई 1984। मंथ यदि देखें तो सारे मोस्टली मई है, क्योंकि कहते हैं मई में एटमॉस्फेयर थोड़ा सांस वांस लेने में प्रॉब्लम कम होती होगी भाई, तभी लॉजिक होगा कि सारे मई में गए हैं, बट ईयर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला जुंको तोबई, भारत की बछेंद्री पाल, पहला आदमी एडमंड हिलेरी, भारत का तेंजिंग शेरपा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। जो बॉक्सेस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी में। अब आ जाते हैं महाद्वीपों पर। मैप में मैंने आपको समझा ही दिया है कि पृथ्वी पर प्रमुख महाद्वीप हैं, अलग अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का कुल कहते हैं ना 1/3 लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश भारत और चीन, ये एशिया महाद्वीप से ही हैं। और ये महाद्वीप बेसिकली पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है इस कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, और एशिया और यूरोप महाद्वीप को जो अलग करता है उसको यूराल पर्वत बोलते हैं ना, तो यूरोप प्लस एशिया को संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, तो यूरेशिया क्या है, जो यूरोप और एशिया कनेक्टेड है ना, तो यूराल पर्वत जो उनको अलग करता है, तो संयुक्त को क्या बोलते हैं भाई, एशिया, यूरेशिया। नेक्स्ट है यूरोप एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, यूरोप जो है एशिया महाद्वीप का यदि सबसे छोटा और सबसे रिचेस्ट कंट्री यूरोप को ही माना जाता है। कहते हैं ना यूरोप ट्रिप पे जा रहे हैं, यूरोप ट्रिप पे, तो अमीर है इसमें इटली, फ्रांस अमीर अमीर देश है यूरोप में। यह एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में देखिए स्थिति का पता लगाइए। हाँ, एक है ना मैप जरूर, आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैप जरूर ले लेना, बट आप वो बोर्ड वाली वीडियो देख लोगे तो मुझे लगता नहीं आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा सेकंड, तो दूसरा बड़ा महाद्वीप है भाई अफ्रीका, ध्यान रखना, दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। 0 डिग्री इक्वेटर इससे निकलती है, नॉट 0 डिग्री, तीनों रेखा मैंने अभी आपको बताया था, तीनों रेखा जिस महाद्वीप में से गुजरती हैं वो अफ्रीका महाद्वीप ही होता है। यह ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत और मकर, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई, वो भी एशिया महाद्वीप में। इवन ये कहते हैं पूरा भारत इतना नहीं है जितना अकेला सहारा मरुस्थल है, काफ़ी बड़ा है। ये क्वेश्चन भी आता है किसी एग्जाम में। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो भी अफ्रीका में से ही है। ठीक है ना, नील नदी तो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर है उत्तर अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के संक, ये अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे उत्तरी अमेरिका है, फिर ऐसे दक्षिण अमेरिका है, ये छोटा सा यहाँ कनेक्ट है, तो ये भूमि के 2 टुकड़े आपस में कनेक्ट है, तो भूमि के 2 टुकड़े जब कनेक्ट है तो इनको बोलते हैं स्थल संधि। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टार लगा लीजिए कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी संधि अलग करती है, तो कौन सी, पनामा जल संधि, स्थल संधि, सॉरी पनामा स्थल संधि। क्योंकि ये देखो भूमि के 2 टुकड़े हैं ना, ये यहाँ से देखो, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्थल से जुड़े हैं तो स्थल संधि, क्योंकि स्थल के टुकड़ों से जुड़े हैं तो स्थल संधि, जल के टुकड़ों से जुड़े होते हैं तो जल संधि। जैसे इंडिया और अमेरिका, इंडिया और श्रीलंका, सॉरी इंडिया और श्रीलंका, ये किससे जुड़ा है, ये जल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जल संधि से जुड़ा है, लेकिन ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, तो इस स्थल संधि का नाम है पनामा। गॉट इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। स्थल संधि पूछ ले क्या होता है, एक संकरा भाग होता है जो दो सतलों को आपस में जोड़ता है। फिर दक्षिण अमेरिका की यदि हम बात करें, रॉकीज़ जो है इसकी सबसे बड़ी पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका की, रॉकीज़। अब दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही है और ये पश्चिम में किंतु विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये ध्यान रखना, विश्व में सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट है, बट सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। देखो क्वेश्चन में डिफरेंस है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर समुद्रों में घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है बच्चे? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ द्वीप ही द्वीप है। द्वीप होता है जिसको चारों तरफ मतलब बीच में वो भूमि और चारों तरफ जल है, तो उसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। फिर है अंटार्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव पर महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है। इसमें मानव नहीं है, स्थायी निवास नहीं होता, क्योंकि यहाँ बर्फ है, सफ़ेद चादर है। इसमें अनुसंधान केंद्र है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हमारे रिसर्च केंद्र है। अब दक्षिण गंगोत्री शायद बंद हो गया है, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री रिसर्च केंद्र। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिसर्च केंद्र कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो ये थे 7 कॉन्टिनेंट और इनकी डिटेल वीडियो बोर्ड वाली जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगी सबसे ऊपर। फिर आ जाते हैं जलमंडल पर। अब आपको पता है भाई, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली जल है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और 71% मैंने आपको बताया था जल है और 29% ही स्थल है। पूरी जो अर्थ है ना, उसका ये मान लो 29% ही स्थल है और बाकी पूरा का पूरा क्या है? जल है। एक मिनट। हाँ, और बाकी पूरा का पूरा क्या है भाई? जल है। तो इसी पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% में से अधिक भाग महासागरों में, सबसे ज़्यादा जल आपको पता है महासागर में मिलता है। वैसे तो नदियाँ, झीलें सब कुछ होता है, बट महासागरों में सबसे ज़्यादा जल जो है पाया जाता है और बहुत ज़्यादा खारा होता है महासागरों का जल, आपको पता है। मानव के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होता और पीने लायक पानी बहुत मतलब कुछ परसेंटेज है, आई थिंक 1% या 3%। सॉरी, मुझे इक्वल ध्यान नहीं आ रहा कितना परसेंट है। ठीक है, बाकी मैं कमेंट में बता दूं कितना परसेंट है। 0.3 या पता नहीं 3%। पीने योग्य पानी 1% भी नहीं है, मतलब पूरा खारा पानी है, प्योरीफाई होके आता है। और नीले ग्रह के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्वेश्चन आ सकता है भाई, पृथ्वी पर 71% जल है लेकिन फिर भी पानी कमी है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल नहीं है बिल्कुल भी, वो भारी मात्रा में महासागरों वाला है, नमक वाला जल जो है पाया जाता है। अब महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं, आपको पता आपस में जुड़े होते हैं। महासागर हम डिस्कस कर चुके हैं। और महासागरों में क्या होता है? तरंग, ज्वार भाटाएं, ये जो होते हैं, तरंगे आती हैं, ज्वार भाटाएं आते हैं, महासागर में धाराएं चलती हैं। तो महासागर की 3 मुख्य गतियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कौन कौन सी? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। जल की 3 मुख्य गतियाँ होती हैं। तरंगे उठती है ना महासागर में, बड़ी बड़ी ज्वार भाटा आते हैं पृथ्वी की गति की वजह से, और महासागर में धाराएं होती है। 3 मुख्य गतियाँ होती है और 5 मुख्य महासागर हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम। प्रशांत सबसे बड़ा है, अटलांटिक सबसे बिजिएस्ट है, हिंद महासागर जो भारत के नाम पे है, और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, 1/3 भाग पर जो है फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैंने अभी भी बताया था आपको, मोरियाना गर्त, यह है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, क्योंकि ऐसे से ऐसे आ जाता है ना, इधर साइड भी आ जाता है, इधर साइड भी आ जाता है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। इन महाद्वीप, आपको मैप जरूर एक बार देख लेना है। जो अटलांटिक महासागर है वो विश्व का दूसरा सबसे महासागर है। ये अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे बीच में है ना, जो ये वाला जो अपना दिखा था मैप में। पूर्वी किनारे तथा पूर्वी किनारे यूरोप और अफ्रीका, अटलांटिक महासागरीय तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये क्वेश्चन याद कर लेना भाई, नया क्वेश्चन है ये। अब ये दंतुरित क्या होता है? दंतुरित का मतलब होता है काइंड ऑफ इररेगुलर, ठीक है ना। अनियमित और दंतुरित इररेगुलर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट है, तो इन दंतुरित। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा महासागर इररेगुलर और महासागर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये इस महासागर को जाना जाता है, अटलांटिक महासागर को। ठीक है, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पे, आपको पता है भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर है भाई हिंद महासागर। यह महासागर त्रिभुजाकार है, ध्यान रखना। जो हिंद महासागर की शेप है वो ट्रायंगल शेप में है। यह उत्तर से एशिया, पश्चिम से अफ्रीका और पूर्व से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर से 60% और दक्षिणी % फैला हुआ है। मतलब ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास कौन सा है? दक्षिणी महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है।
अब प्रशांत महासागर का जो छिछला जल है और आर्कटिक महासागर दोनों जुड़े हुए हैं, तो किस जल संधि से जुड़े हुए हैं? बेरिंग। आपको पता है जल से कनेक्टेड है, जल भाग कनेक्टेड है तो जल संधि कहलाएंगी, स्थल भाग कनेक्टेड है तो स्थल संधि। तो ध्यान रखना, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है बेरिंग जल संधि। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो वायुमंडल का आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट किससे रिलेटेड आ जाता है? वायुमंडल। मतलब स्थल मंडल हमने पढ़ा, फिर हमने जल मंडल पढ़ा, अब हम पढ़ लेते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल का जो ये लेसन है, वैसे मैं इसको और भी डिटेल में करवाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम गिवन है और क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं। बट यहाँ पर आप इतना ही याद रखना कि हमारे चारों तरफ जो गैसें होती हैं, आपको पता वो वायुमंडल कहलाता है, और इसमें ये 5 लेयर होती हैं। ठीक है, आपको ये 5 लेयर याद करनी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। लेयर्स को डिटेल में मैं बोर्ड पे भी करवा दूंगी। अब ये कौन कौन सी लेयर है? शोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की 5 लेयर हैं, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। शोभ मंडल में सारी जो घटनाएं होती हैं, जो बेसिक घटनाएं होती है अपनी, वो शोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज जो चलते हैं, जो बेसिक घटनाएं होती है ना मौसम संबंधी, वो शोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में तापमान सम रहता है, एरोप्लेन्स चलाने के लिए आदर्श मानते हैं समताप मंडल को। मध्य मंडल में टेम्परेचर सबसे कम होता है, ओजोन परत जो है यहाँ पर पाई जाती है। आयन मंडल में जो जितनी भी ये होती है ना म्यूज़िक संबंधी घटनाएं, बिजली चमकना, मौसम वाली जो घटनाएं होती हैं, सब आयन मंडल में होती हैं। और बहिर्मंडल में ज़्यादातर गैसें वगैरह जो है पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर अटूट भाग होता है, गैस की परतें होती हैं, वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों के लिए सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, आपको पता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मीन्स जो हमारी अर्थ है ना ये, तो उसके 1600 किलोमीटर की हाइट तक क्या है? वायुमंडल जो है फैला हुआ है, और ये 5 परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि गैस पूछी जाए तो नाइट्रोजन होती है जो वायुमंडल में है। ठीक है, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, मतलब सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन 78% के आसपास। फिर ऑक्सीजन 21% के आसपास पाई जाती है, और बाकी जो बच जाता है 1%, उसमें ये ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाकी गैसेज हैं ये पाई जाती हैं। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हम लोग छोड़ते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं, तो ऊष्मा को अवशोषित करती है। भाई पृथ्वी गर्म रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए क्योंकि शुक्र ग्रह पर एक्सेस है, आपको पता हॉट प्लैनेट बोलते हैं इसीलिए। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनताओं में विभिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, आपको पता ना ठंडा हो जाता है, तो ऊंचाई पर जाते जाते जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं तो वायुमंडल जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। आपको पता नहीं जितना ऊपर जाते हैं, वैष्णो देवी पे जाते हैं कहीं भी, तो ठंडा होता जाता है। तो पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई आती है। क्यों आती है? क्योंकि ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ये हम, ये आपको वायुमंडल ये सब कुछ दिखा रखा है इसके अंदर पिक्चर में। तापमान घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव होता है तो कुछ क्षेत्रों में कम होता है। देखो, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, मौसम है, आपको पता है कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं हाई टेम्परेचर होता है, कहीं लो टेम्परेचर होता है। तो जितना ऊपर जाते हैं तो वायु दाब जो ये टेम्परेचर होता है लो होता रहता है, तो ये अपोजिट होते हैं। टेम्परेचर लो होगा तो वायु दाब अधिक होगा, वायु दाब अधिक होगा तो टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब वायु उच्च दाब से निम्न दाब में जाती है। जहाँ पर हाई प्रेशर होता है ना, आप ध्यान रखो, हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की ओर हमेशा चलता है। तो क्वेश्चन आ जाता है वायु किस गति से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। फिर है जीव मंडल। जीव मंडल जो है स्थल मंडल, जल मंडल, इनके बीच का जो भाग है जिस पर जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये जीव मंडल कहलाता है। जीव मंडल में मुख्यतः 2 प्रकार के जीव होते हैं भाई, जो जीव जंतु वाले होते हैं पादप, एक तो हम लोग होते हैं और एक ये जो पेड़ पौधे वाले होते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। लकड़ी, खेती, वन, आपको पता ना, सब एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होती है एक दूसरे से, यही जीव मंडल को जो है क्या करती हैं गाइस, क्रिएट जो है करती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, इट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट बाकी ये चैप्टर इतना है, यदि मैं इसको समझाने लगती अपने हिसाब से तो कम से कम भी 2 घंटे की ये वीडियो बन जाती। बट इसका मेन पार्ट मैंने कम से कम आधे घंटे की वीडियो में समझा रखा है। और इसका सेकंड जो वायुमंडल वाला पार्ट है उसको भी, जो ये पृथ्वी की लेयर्स हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कितने किलोमीटर जाते हैं, क्या घटता है, 8 किलोमीटर, ये वो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले चैप्टर को मैं बोर्ड पे ड्रा करके अच्छे से समझा दूंगी, जैसे मैंने महासागर महाद्वीपों वाला करवा रखा है, ठीक है।
और पृथ्वी ये जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है एक अलग है, एनसीईआरटी की अलग बना रखी है, ज्योग्राफी की अलग है। ज्योग्राफी में मैंने सातों जो कॉन्टिनेंट अब आपको करवाए हैं ना, इनको पूरा डिटेल से करवा रखा है। आधी जियो उन 7 वीडियो में कवर हो जाएगी, तो वो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट करें। सो गाइज, ये था अपना लेसन नंबर 5। अब लेसन नंबर 6, 7 और 8 रह जाते हैं। 8 ही लेसन है और 6 क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ हम 6 क्लास की हिस्ट्री और 7th की ज्योग्राफी को स्टार्टअप करेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं। आई थिंक बहुत आसान है, आपको आते ही होंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो भाई यूराल करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हुए हैं? स्थल संधि से जुड़े हुए हैं दोनों, पनामा से। वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस होता है? तो जो थल मंडल है वो ठोस होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? प्रशांत महासागर, प्रशांत महाद्वीप पूछा है, एशिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा ग्रत मोरियाना ग्रत है प्रशांत महासागर में। महासागर का नाम देश पर रखा गया है, हिंद महासागर का। स्थल जल और हवा एक सीमित भाग है, जीवन के लिए सहायक है, तो जैवमंडल बन जाता है। यूरोप और एशिया को एक साथ कहा जाता है क्या? यूरेशिया कहा जाता है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। Hope so guys you like my efforts because I am doing efforts for you. If you like then don't forget to like, don't forget to subscribe and don't forget to share my videos. भाई वीडियोस को शेयर जरूर किया करो मैक्सिमम, क्योंकि जितना आप शेयरिंग करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।